सुबह के 7 बज रहे थे। पूरे घर में अफरा-तफरी फैली हुई थी। अंडे और पराठे की खुशबू पूरे घर को अपने लपेट में ले चुकी थी। रीमा ने जल्दी से नाश्ते का आखिरी नवाला लिया और दौड़ते हुए कमरे में आई। उफ अल्लाह! मिन्हा, तुम अभी तक सो रही हो? मिन्हा, 8 बजने वाले हैं, जल्दी करो, उठो। वो दौड़ कर उसके सर पर पहुंच गई और इसे जोर जोर से हिलाने लगी। झूठ मत बोलो, अभी मैंने घड़ी देखी है, 7 बज रहे हैं और मैं बीमार हूँ। मैं नहीं जा रही। उसने कंबल सर तक ओढ़ लिया और करवट बदल ली। दिमाग खराब मत करो, उठ जाओ। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे अंदर का शैतान तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से रोक रहा है। उठो, चलो जल्दी उठो। वो एक बार फिर से उसे जोर जोर से झिंझोड़ने लगी। क्या है यार, कोई सोने भी नहीं देता। सारी रात पढ़ाई की, अब नींद में असाइनमेंट बना रही थी। तुमने मेरा सारा असाइनमेंट खराब कर दिया। मैं नहीं उठ रही। वो बूढ़े बूढ़े मुंह बनाने लगी और फिर एक बार फिर से अपने चेहरे पर कंबल लेकर छुपने लगी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। रीमा ने पास रखे पानी का जग पर नजर दौड़ाई और उसकी आंखों में शरारत उड़ी। उसने वो जग उठाया और पूरे का पूरा मिन्हा पर उलट दिया। आय हाय, ये क्या कर दिया तुमने? ठंडा पानी जब उसके पूरे वजूद में सरात करने लगा तो वो जोर जोर से चीखती चिल्लाती उठ खड़ी हुई और मुकम्मल भीग गई थी। ड्रामे बंद करो और जल्दी से वॉशरूम में जाओ, 10 मिनट के अंदर। अगर तुम बाहर ना निकली तो तुम देखना, तुम्हारे हिस्से का अंडा पराठा भी मैं खा जाऊंगी। मिन्हा ने उसे आंखें निकाल कर घूरा। मुझे नहीं जाना यार यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्यों नहीं जाना? मैंने कहा ना, जाना है तो जाना है। और आज यूनिवर्सिटी में नए प्रोफेसर आएंगे। कल भी तुमने छुट्टी की है। आज तो चलो यार, सर क्या सोचेंगे? कितनी गैर जिम्मेदार लड़की है। ऐसे तुम्हें एक बात बताओ, सरकोशीनुमा अंदाज में कहते उसके कान के करीब आई। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। उसने अपने भीगे हुए बाल पीछे की तरफ किए और खा जाने वाली निगाह से अपनी कजन रीमा को देखा। सर बहुत ज्यादा हैंडसम है और मैं नहीं चाहती कि तुम ये चांस मिस करो। बहुत हड़की नहीं हो गई तुम आजकल? अवैस भाई को बताना पड़ेगा कि अपनी घोड़ी को लगाम डालते रखे। हद होती है ठरकी कहीं की। ये कहकर वो बिस्तर से छलांग मारते हुए नीचे उतरी और रीमा ने उसे हंसते हुए वॉशरूम में जाते देखा तो बाहर निकल आई। उसे जल्दी जल्दी कमरा समेटा और ना कुछ बैद नहीं थी कि उसे अपनी अम्मी से बातें सुनने को मिलती। 10 मिनट गुजर गए। वो टहल टहल कर थक चुकी तो मिन्हा जमाई लेते हुए बैग कंधे पर लटकाए बाहर आई। अरे, अब तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? दरवाजा उस तरफ है, उधर से बाहर जाते हैं। वो जो मेज पर नाश्ता करने के लिए बैठ रही थी अपनी कजन की बात सुनकर उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। मोटी, तुमने तो पूरा नाश्ता खा लिया, अब क्या मैं नाश्ता भी ना करूं? वो दहाड़ी। तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था ना। मिन्हा ने नाक पर से मक्खी उड़ाई और भरपूर तवज्जो से नाश्ता करने लगी। 5 मिनट में ही रीमा की बस हो गई थी। वो तेजी से उसकी तरफ आई। चलो ये रास्ते में खा लेना। उसने पराठे में अंडे को डाला और उसे रोल करके हाथ में थमाया। दोनों हाथ से उसे घसीटते हुए वो ले गए। अरे अरे, क्या कर रही हो? बहुत जालिम हो कसम से। तो वो बस एक हाथ से हैंडल पकड़े दूसरे हाथ से अंडे पराठे से इंसाफ कर रही थी। जब रीमा ने उसकी हालत देखी तो हंस पड़ी। ज्यादा हंसो मत, एक ठुमका लगाऊंगी ना तो बस से बाहर जाओगे तुम। बदतमीज कहीं की। न सोने दिया, न नाश्ता करने दिया। तुम्हारी जैसी बदतमीज और बदलिहाज कजन अल्लाह किसी को ना दे। रीमा ने अपने कान बंद कर लिए। बस यूनिवर्सिटी के गेट पर रुकी तो रीमा फौरन से उतरकर भागने लगी। ये सर की दीवानी ठड़की लड़की, जरा आराम से चल, मैं भी आ रही। रीमा ने मुड़कर देखा तो उसने अपना हाथ चप्पल की तरफ बढ़ाया। वो वहीं रुकी और हंसने लगी। कसम से, अगर तुमने थोड़ा और आगे जाती ना तो ये चप्पल मैं तुम्हारे मुंह पर मारती। कसम खुदा के तुम गैंगस्टर बन गई हो, ताक के निशाने लगाने लगी हो। रीमा ने उसे घूर कर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर दुड़ाती हुई क्लास के दरवाजे पर पहुंची जहां सर क्लास में लेक्चर ले रहे थे। मिन्हा ने निगाहें उठाकर ऊंचे लंबे कद की हामिल की इंतहाई शानदार पर्सनालिटी के प्रोफेसर की तरफ देखा। वाओ, सो हैंडसम। उसकी बुलंद आवाज पर प्रोफेसर के कानों में पड़ी तो उन्होंने ठटक कर उसे देखा। रीमा तो झट से कुर्सी पर बैठ गई। ये क्या वक्त है क्लास में आने का? सर बस क्या ही कहूँ, ये कोरियन लोग ना हमें बहुत लेट करवाते हैं। कोरियन लोग? क्या मतलब आपका? आपके लेट होने से इनका क्या ताल्लुक है? वो जो मार कर से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने लगे थे एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखा। सर बस क्या ही बताऊं, अपने एक ड्रामे को इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं कि सारी रात उन्हें देखने में ही गुजर जाती है।
अब हुकूमत को चाहिए ना कि कोई इक़दामात करे ताकि हम लेट ना हुआ करें। वो मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहने लगी। तो प्रोफेसर के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने जो पूछा है सीधा सीधा उसका जवाब दें। सर मैंने जवाब ही तो दिया है। मीना मुस्कुराई और आंख मारकर रीमा को देखा। तो अपना मुंह छुपाने लगी। बाहर ही खड़ी रहे, जो अपने वक्त की कदर नहीं करता, ना जानता हूँ कि इसके लिए मेरी क्लास में कोई जगह भी नहीं है। मीना ने मुस्कुराते हुए रीमा की तरफ देखा, जिसे जता रही हूँ देखा। मैं ना कहती थी आज मैं आराम करूंगी। कोई बात नहीं सर। वो मुस्कुराते हुए मुड़ी, फिर अचानक कुछ याद आने पर उसने सर की तरफ देखा। व्हाट्स योर गुड नेम सर? क्लास में कह के गूंजे। प्रोफेसर बालाज मलिक। प्रोफेसर ने तीखे अंदाज में उसकी तरफ देखा। गेट आउट। वो चिल्लाए तो मिनहा ने रीमा को हाथ हिलाकर नहीं नजरअंदाज करके अलविदा किया और क्लास के दरवाजे से वापस लौट गई। कौन है ये बदतमीज और इनमेरिट लड़की? उन्होंने मारकर फेंकने के अंदाज में रखा और क्लास पर एक नजर डालकर पूछा। सर ये रीमा की कजिन है मिनहा। एक आवाज आई और रीमा का दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने फौरन से अपनी निगाहें झुका दी और अपना चेहरा छुपाने लगी। मिनहा की बच्ची, हर जगह हर वक्त बेइज्जती करवाना होता है उससे गायबाना तौर पर उसे डांटा। डिस्गस्टिंग। प्रोफेसर की आवाज आई, फिर उन्होंने सर झटक कर एक बार फिर से अपना लेक्चर जारी रखा था। क्लास खत्म होते ही जैसे ही प्रोफेसर बलाज मलिक बाहर निकले तो मिनहा सामने ही हाथ में समोसा लिए नदीदेपन से खाते हुए क्लास की तरफ तेजी से आ रही थी। वो सामने से आते सर को नहीं देख सके और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। मिनहा ने खुद को संभाली और प्रोफेसर बालाज मलिक पीछे की तरफ हटते। क्या देख कर नहीं चल सकती हैं? आंखें गिरवी रख रही हैं आपने? उन्होंने गुस्से से उसे देखा, लेकिन मिनहा तो हैरत से अपने समोसे को देख रही थी, जो कि जमीन बोस हो गया था। हाय मेरा समोसा! उसकी आवाज धरा गई। बलाज मलिक ने हैरत से उसकी संजीदगी देखी और फिर जमीन पर नजर जुराई। समोसा जमीन को गले लगा चुका था और उसकी रूहानी शक्ल देखकर प्रोफेसर बलाज मलिक के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अतिमादिन हो गए। सर ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरी आज सुबह की वाहिद खुशी समोसे को खत्म कर दिया। सबको पता है ये मैंने सौदे के पैसों से पूरे 30 रुपए बचा कर लिया था। आए मेरी बचत किए पैसों का समोसा! उसने दहाई दी तो प्रोफेसर बालाज मलिक ने अपना सर अफसोस से झटका। पहले मुझे लगा था कि आप यहाँ यहाँ भी एक लेक्चर देना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके समोसे के लिए मुझे ताज़ियत करनी पड़ेगी। बहुत अफसोस हुआ इसका ये हाल देख के। प्रोफेसर ने तंजिया अंदाज में कहा। गोगल्स आंखों पर सजाए कोट दुरुस्त किया और आगे बढ़ते। मिना ने घूर कर उनकी पुश्त को देखा। आए बड़े ताज़ियत करने वाले। हाय मेरा समोसा! वो अपने दिल पर हाथ रखकर आगे बढ़ी और अपने समोसे को कागज में थाम कर कंटीन की तरफ भागी। प्रोफेसर बलाज मलिक ने एक बार फिर से मुड़कर उसे देखा। वो ऐसे भाग रही थी जैसे समोसे को नई जिंदगी मिलने वाली हो। काश ये लड़की उल्टी सीधी हरकतें करने की बजाय अगर पढ़ाई में संजीदा होती तो कहां से कहां पहुंच जाती। दिल ही दिल में सोचकर वो वापस मुड़ गई और स्टाफ रूम की जाने कदम बढ़ा दी। चिपड़ी मिला एक बार फिर से कंटीन वाले से बहस कर रही थी कि तुमने समोसा इतना ज्यादा फ्राई कर दिया कि मेरे हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर गया। अब मुझे नया समोसा दो। और कंटीन वाले ने अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जगह रखकर बलाकर बहस हार कर उसे एक समोसा पकड़ा दिया। वो हंसते वहां से रीमा की तलाश में क्लास की तरफ चली गई, जहां रीमा ने सोच लिया था कि आज वो मिनहा से अपने रिश्ते तोड़ देगी, क्योंकि हर बार उसे मिनहा की वजह से सबकी उठानी पड़ती थी। शाम को यूनिवर्सिटी जैसे ही घर आई तो रीमा अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई और वो अपने पोर्शन में आते ही सोफे पर जूतों समेत बैठ गई। उसकी वालिदा जो पास ही बैठी थी, जब उसकी इस हरकत पर उसे रोज की तरह कोई लेक्चर ना दिया तो उसे तशवीश थी। बेबे इतनी भी क्या खोई हुई हो कि अपने बेटी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। उसने अपना दुपट्टा एक तरफ फेंका, बैग एक तरफ रखा और उनके गले में बाहें डालकर मोहब्बत से उनसे पूछने लगी। कुछ नहीं बेटा, उन्होंने इंतहाई दुखी लहजे में कहा और अपने आंसू साफ करने लगी, जो बिना नोटिस नहीं कर सकी थी। अब रो रही है बेबे, पर क्यों? क्या हुआ? सब ठीक है ना? उससे फौरन से उनका माथा छुआ। वो एकदम से परेशान होगी। सब ठीक है, बस आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था। ये सुनकर मिन्हा उछल पड़ी और खुश होकर उनके और नजदीक आ गई। फिर लड़का कैसा है? क्या करता है? अपनी क्या जवाब दिया? बताए ना अम्मी, जल्दी
मेरी शादी हो तो पढ़ाई से जान छूटे। वो अपनी धुन में बोलती चली गई और बेतहाशा पुरजोश हो गई थी। मैंने मना कर दिया। है? मना कर दिया, लेकिन क्यों? उसकी खुशी एकदम से मारे पड़ गई। इसी वजह से तो रो रही हूँ कि मेरी बेटी के नसीब में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने अफसरदगी से कहा, आपने मना क्यों किया अम्मी? अगर रिश्ता अच्छा था तो। इन्हा हैरत से उन्हें देखने लगी। वही तुम्हारे बचपन की मंगनी, वो बीच में आ जाती है। वरना मेरा बस चले तो कल ही तुम्हारी अच्छे घराने में शादी करते। पर मुझे लगता है कि मेरी तरह तुम्हारे नसीब भी बस। वो दुपट्टा मुंह पर रखकर रोने लगी तो मिन्हा उदास हुई, लेकिन उसने अपनी उदासी को पीछे धकेला और अपनी वालदा को गले से लगाया। अम्मी, आप भी ना क्यों जमाने से डरती हैं? माशरे का तो काम है, लोगों का हम मुंह नहीं बंद कर सकते। भूल जाइए पुराने मंगनी को, सब भूल जाते हैं। किसी को याद भी नहीं होगा, और क्या पता मेरा भोला बसरा बिछड़ा मंगेतर शादी भी कर चुका हो और अपना घर भी बना चुका हो। ऐसे में क्या मैं सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठी रहूंगी? मीना ने उनके बाल सहनाते हुए पूछा और तसल्ली भी दी, लेकिन उन्होंने अपने आंसू साफ करके उसके माथे पर बोसा दिया। मेरी जान, यही तो मैं मार खा जाती। तुम हमारी बरादरी की असूलों को नहीं समझती। हमारी बरादरी का असूल है कि अगर फरीकैन मंगनू का इख्तिताम करे तो दोनों की दस्तक एक राजीनामे पर बरादरी में जमा करानी पड़ती है। अगर ना किया जाए और बरादरी को बगैर बताए मंगनी तोड़ दी जाए, दूसरी जगह शादी कर दी जाए, तो फिर ये इस खानदान की जग हसाई का बायस बनती है। इस खानदान का बाइकाट किया जाता है। पुराइंदा बरादरी के दूसरे लोग इस खानदान से दूसरी कोई लड़की नहीं लेते। इस खानदान को बरादरी से काट दिया जाता है और उसे अलग थलग जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाता है। उसकी वालदा ने इंतहाई डरावना से नक्शा खींचा तो इसने एक भरपूर झरझरी सी, पता नहीं कहाँ है तुम्हारे दद्याल वाले, कहाँ होंगे वो लोग सब, और तुम्हारा बाप? उसने तो पीछे पलट कर भी नहीं देखा। उसकी वालदा ने बात भी मुकम्मल न की और वहां से खड़ी होकर किचन में आ गई। मिन्हा वही ठहर सी गई। खामोशी छा गई। गहरे सुनाटे में उसकी वालदा के आंसू बहाने की आवाज अलबत्ता अभी तक गूंज रही थी। मिन्हा ने जब से आंख खोली थी अपनी माँ को ही अपने इर्द गिर्द महसूस किया था। बाप के नाम पर उसे साया तक नसीब नहीं हुआ था। जब से उसने होश संभाला था तब से वो अपने ननियाल में ही रही थी। उसके रिश्तों के नाम पर मामू ममानी नाना नानी के अलावा सिर्फ अपनी माँ को उसने देखा था। बाप दादा ताया इन रिश्तों से वो महरूम थी। बस उसकी याद के दो दरीचे में हल्का हल्का से ये मंजर उभरता था कि वो अक्सर बागीचे में खेलती थी और उसके बाबा उसके पास मौजूद होते थे। और फिर रफ्ता रफ्ता वो याद धुंधली हो गई। मिनाह के बाबा और उसकी अम्मी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए और यूं उसके वालिद साहब ने उन्हें तलाक दे दी और मुड़कर कभी मिनाह के हवाले से भी नहीं पूछा था, ना कभी उसका खर्चा दिया। माँ बाप की अलहदगी ने मिनाह पर बहुत बुरा असर डाला था। मिनाह की वालदा साइमा खातून उसे लेकर अपने माँ बाप के पास उनके आबाई घर वापस आ गई और वहाँ उसकी तरबियत करने लगी। मिनाह के बाबा ने मिनाह का रिश्ता अपने बड़े भाई के बेटे से बचपन में ही तय कर दिया था और उनकी बरादरी का असूल था कि एक बार अगर कोई रिश्ता तय कर दिया जाता तो जब तक दोनों फरीकें उन बरादरी के दफ्तर में हाजिर होकर उसे तोड़ने के लिए अपने दस्तखत ना देते, वो रिश्ता मरते दम तक निभाया जाता था। लड़की को लड़के के नाम पर बिठाने का ये एक नया ही अंदाज था जो उनकी बरादरी के असूलों और रवायतों में मौजूद था। मुन्हा को उन असूलों से सख्त नफरत थी। उसके नाना नानी का इंतकाल हुआ तो मामू ने जायदाद का बंटवारा किया और उन्हें उनका हिस्सा देकर शहर में अपने घर के साथ ही उनका एक घर खरीद किया। मीना 20 बरस की हो चुकी थी और ये सब इस वक्त हुआ था जब वो सिर्फ 4 बरस की थी। 4 बरस में इंसान का जहन इतना मैच्योर नहीं होता कि उसे सब कुछ याद रहे, लेकिन मिन्हा के जहन में उसके बाबा का खाका मौजूद था। अलबत्ता मोहब्बत का खाका हमेशा से खाली था और यही आकर वो मार खा जाती थी। वो कमरे में आकर बेतहाशा रो पड़ी। आज फिर उसे एहसास हुआ था कि अगर माँ के बगैर जिंदगी अधूरी है तो बाप के बगैर जिंदगी जिंदगी ही नहीं है। उसके आंसू बहने लगे और तकिए में जज़ब होने लगे। काश बाबा और अम्मा आप समझौता कर लेते तो आज मिनाह के पास भी उसकी पूरी दुनिया अब दोनों की सूरत में मौजूद होते। उसने अपने आंसू साफ किए और अपने जहन को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगले कई दिनों तक वो इसी तरह उदास रहेगी और इसी एक बात को लेकर सोचती रहेगी। गर्मी अपने इंतहा पर थी। चिलचिलाती हुई धूप में उसे बार बार पसीना आने लगा था।
कहाँ रह गई ये रीमा की बच्ची? वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ी हाथ में मोबाइल पकड़े रीमा का इंतजार कर रही थी। रीमा हमेशा की तरह क्लास के बाद 10 मिनट तक रुककर दोस्तों से के साथ गपशप कर रही थी और बाहर मिन्हा का धूप में बुरा हाल हो रहा था। खुद गप्पे लगा रही है और मैं यहाँ धूप में कोयला हो रही। उसने अपने दुपट्टे से खुद को हवा देते हुए इर्द गिर्द देखा। पास ही उसे छांव में एक चिमचमाती स्याह गाड़ी पार्क हुई दिखाई दी। लोग भी अजीब है, गाड़ी को छांव में रखते हैं और यहाँ मेरे जैसा इंसान धूप पे खड़ा होकर पागल हो रहा है। उसने अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और गाड़ी को देखा। उसकी ठंडी चमक ने उसे अपनी तरफ खींचा था। उसे कितनी खूबसूरत गाड़ी है। मिन्हा आगे आगे आकर हैरत से अपनी आंखें फैलाकर गाड़ी के करीब हो गए, अपने हाथ गाड़ी पर फैलाने लगी। फिर से झुककर शीशे में अपना अक्स देखा। वो बेंगन लग रही हूं मैं। उसने अपने चेहरे को थपथपाते हुए अपना पर्स खोला और फेस पाउडर निकालकर गाड़ी के शीशे में देखकर लगाने लगी। अभी भी कुछ कमी है? उसे मुस्कुराती अपनी जेब से रेड लिपस्टिक बरामद की और एक बार फिर से गाड़ी के शीशे में घुस कर अपने होंठों पर रगड़ रगड़ कर लगा दी। वाह भाई, आज तो मैं बिल्कुल मॉडल लग रही हूँ। वो मॉडल जो अपने होंठ खून से रंग कर रैंप पर वॉक करती है। अपनी बात पर वो खुद ही हंस पड़ी थी और उसने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल का कैमरा खोलकर मुंह बनाकर पोज दिया और फिर सेल्फियां खींचने लगी। उसने अपने हाथ में मौजूद लिपस्टिक से गाड़ी के शीशे को मिन्हा नाम से रंग दिया था और फिर कोने में एक दिल बनाकर उसके साथ भी तस्वीर खींची थी। वो कई सेल्फियां ले चुकी थी। तभी एक तस्वीर को जब उसने जूम करके देखा तो चल पड़े, ये हिटलर यहाँ मेरी सेल्फी में कैसे आ गया? वो भी गाड़ी का शीशा खोलकर। उसने अपने दिमाग को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और तस्वीर को देखकर नाक सुखेरी। उसने जल्दी से मोबाइल में फिल्टर ऑन किया। प्रोफेसर बलाज मलिक की तस्वीर जो न जाने उसकी सेल्फी में कहाँ से झांक रही थी, उस पर बिल्ली वाला फिल्टर लगा दिया कि उनके दोनों कान तस्वीर में जाहिर होने लगे। तो वो हंस पड़ी थी और फिर से इस खेल में मजा आने लगा। उसने दोबारा से उसी तस्वीर पर मूंछें लगाई। ये तो बिल्कुल किसी मस्टर्डे चौधरी की तरह लग रहा है। अपने अल्फाजों पर कहका लगाते हुए एकदम से रुक फेंकी। पर ये गाड़ी पर ये शीशा, अपनी आवाज से उसे किसी खाई से आती हुई सुसु। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी का शीशा एकदम से नीचे हुआ और मिन्हा की हरकतें एकदम रुक गई। सामने सर बैठे थे, वही सर प्रोफेसर बालाज मलिक, वही सख्त के प्रोफेसर। उन्होंने आंखों पर मौजूद चश्मा हटाया, चेहरे पर वही रोबदार तासुरात सजाए जो उनकी शख्सियत का खासा था। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर की आवाज इतनी रोबदार और गर्जदार थी कि मिन्हा का हलक तक खुश्क हो गया। वो उसे जल्दी से लिपस्टिक बैग में फेंकी और कानों के पीछे बाल अरसते हुए मस्कुराई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा रही। कैसे हैं आप सर? मैं तो बस अपना मेकअप ठीक कर रही थी। सर ने एक नजर उसके लिपस्टिक भरे होंठों पर डाली और फिर गाड़ी के शीशे पर, जहां मीना ने अपनी रेड लिपस्टिक से मिन्हा लिखा था और दिल भी बनाया था। उनके माथे पर बड़े बलों में इजाफा हुआ। यह भी मेकअप चेक करने का हिस्सा था। मिन्ना फौरन हरकत में। उसे जल्दी से अपना शीशा अपने दुपट्टे से साफ करने की कोशिश की। ये तो बस सर तफरीह थी, मजाक था। मजाक? सर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। मेरा और आपको कोई मजाक से रिश्ता है? उन्होंने उसके बेइंतहा करीब जाकर ये बात कही। मिन्हा का दिल उछल कर हलक में आ गया। और क्या आपको पता है कि ये गाड़ी किसकी है? अगला सवाल उससे भी ज्यादा खतरनाक था। मिन्हा का खून पसीना एक होने लगा। जी ये आप ही की होगी? होगी नहीं, ये वाकई मेरी है। और आपने इस पर ये लिख दिया? प्रोफेसर बलास मलिक ने आज सही मानों में उसके छक्के छुड़ाए थे। जी सॉरी सर, मैंने सोचा नहीं था कि आपकी होगी। क्या आप छोटी बच्ची हैं? कि आपका जो दिल चाहेगा आप राह में खड़ी किसी भी गाड़ी का ऊपर ये सब कुछ लिख देंगे? कि आपके अंदर अकल की कमी है? अगर ये मेरी ना होती तो किसी की भी होती, आप ये सलूक करती? मिन्हा की आंखों में आंसू भरने लगे। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो शर्मिंदा सी दिखाई देने लगी और सर झुकाकर अपनी उंगलियां मड़ोड़ने लगी। अगर अगर दोबारा आपने यह हरकत की आइंदा तो फिर मैं यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन कमेटी में आपकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। और जानती हैं वहां सबसे आखिरी दस्तखत किसका होता है? मैंने एक झुटके से सर उठाकर उनकी तरफ देखा और लफी में सर लाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वही आखिरी दस्तखत मेरा होता है। अगर मैंने दस्तखत कर दिए ना
तो जानती है उनके साथ क्या होगा? आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। मीना की आंखें उबल पड़ी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, रीमा दौड़ते हुए इसकी तरफ आई। क्या क्या हुआ है सर? मीना, क्या हुआ तुम्हें? मीना ने अपनी गीली सांस अंदर खींची और अपनी पलकों को चिपक चिपक कर आंसू रोकने की कोशिश की। फिर रीमा का हाथ पकड़ा। सॉरी सर, ये कहकर उसे खींचकर वहां से दूर ले गई। दूर जाते एक बार फिर से पलट कर देखा तो उसके प्रोफेसर बालाज मलिक गाड़ी का शीशा टिश्यू से साफ कर रहे थे। उसने निगाहें एक बार फिर से झुका ली थी। आज तो जो गलती हुई है ना, बच गई। अगर तुम मैं वक्त पर ना आती तो ये हिटलर मुझे कच्चा चबा जाता, या फिर आग में सेंक कर मेरा गोश्त मजे ले लेकर खाता। कंजूस कहेगा। शीशे पर अपना नाम ही तो लिखा था लिपस्टिक से। इस पर इतना शोर मचा दिया। आए बड़े प्रोफेसर साहब मुझे लेक्चर देना ही नहीं शुरू हो गया था। अरे, मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है क्या? मैंने सॉरी कर दिया, उसके बाद भी कहते हैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगा। देखती हूँ उसमें इतनी हिम्मत है कि मिलाहा को यूनिवर्सिटी से निकाले। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। जब उसे रीमा के हंसने की आवाज आई तो हमारी मिन्हा प्रोफेसर बालाज मलिक के आगे भीगी बिल्ली बन गई। ये तो आज अपनी आंखों से मैं देख चुकी। इसने गुस्से से सिर बूढ़ा और दांत किचकिचाते फिर एक जोरदार मुक्का उसकी कमर पर झड़ दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वक्त पर आती तो मुझे बोरियत महसूस ना होती और ना मैं ये हरकत करती। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। उसने रीमा को धक्का दिया और रिक्शे में जाकर बैठ गई। सारा रास्ता उसका मुंह बना रहा और रीमा उसे देख देख कर मजाक बनाती रही। फिर उसने हंसते हुए रीमा को वो फिल्टर वाली तस्वीर दिखाई और दोनों रिक्शे में थे। इतना जोर से हंसी कि ड्राइवर ने भी एक बार मुड़ कर उन्हें देखा था। पागलों की टोली लग गई। ड्राइवर की बुड़बुड़ाती आवाज एक बार फिर से उनका कहका बुलंद हुआ। वो सुबह रीमा के साथ यूनिवर्सिटी आई तो क्लास में काफी शोर शराबा था। प्रोफेसर बराज मलिक के असाइनमेंट को कंप्लीट करने की हर एक को जल्दी थी। मीना खामोशी से बैठी अपने नाखूनों को घूरने लगी जब रीमा उसे चुटकी काटी। ये लड़की, तुम्हें क्या हो गया है? कल रात तक तो तुमने सर की तस्वीर पर अलग अलग फिल्टर लगा लगाकर मुझे हंसा हंसा कर मार दिया था, और अब इस तरह खामोश बिल्ली क्यों बनी हुई हो? मीना ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। चुप हो जाओ ना। मैं सोच रही हूँ कि क्लास के सामने उन्होंने गाड़ी वाला किस्सा बता दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि वो आज क्लास लेने ही ना आए। रीमा ने हंसते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा तो मिन्हा मसनूई उदासी से अपने दोनों हाथ बुलंद करके दुआ करने लगी। या अल्लाह, आज वो क्यामत हमारी क्लास में ना आए। अब इसकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि पियोन अंदर दाखिल हुआ और जोर से आवाज लगाई। मीना बीबी कौन है? प्रोफेसर बालाज मलिक उन्हें स्टाफ रूम में बुला रहे हैं। ये सुनना था कि उसकी आंखें उबल पड़ी और उसने रोती हुई शक्ल बनाकर रीमा को देखा। तुम्हारी काली जुबान की वजह से ये सब कुछ हुआ। रीमा ने हंसते हुए उसके कंधे पर थपकी देकर उसे हौसला दिया। जाओ जाओ, अदालत में पेशी दो। मिनहा डरते कांपते उठी। मुझे लग रहा है कि सर आज मेरा जनाजा निकालेंगे। यार तुम मेरे लिए दुआएं मगफिरत कर दो। और वो हंसी शक्ल बनाकर उठी। अरे ऐसा क्या सोच रही हो? अच्छा अच्छा सोचो, क्या पता सर ने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए बुलाया हो। कल तुमने लिपस्टिक से इतनी अच्छी कैलीग्राफी जो बनाई थी उनकी गाड़ी के शीशे पर। रीमा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो मिलाने से खून ख्वार निगाहों से घूरा और फिर स्टाफ रूम की तरफ आ गई। जलतू जलालतू आई बलाकू टालतू उस स्टाफ के बाहर खड़ी होकर ये वर्द कर रही थी। अंदर झांकने लगी जहां प्रोफेसर बालाज मलिक के पास फाइलों का एक ढेर मौजूद था। कॉफी का एक मग साइड पर रखा हुआ था। उन्होंने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो मिन्हा को इशारे से अपने पास बुलाया। आ जाइए मिस मिन्हा। उनका लहजा पहले की तरह रोबदार ही था लेकिन आंखों में नरमी थी और एक अजीब सी चमक थी। वो आहिस्ते से अंदर आई और कुर्सी पर उनके सामने बैठ गई। उनकी निगाहें मिन्हा के चेहरे का तवाफ करने लगी थी। कल गाड़ी के पास जो कुछ हुआ था अब भूली तो नहीं होंगी। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। मिन्हा ने अपनी आंखें मीची और निगाहें झुकाते एक बार फिर से बात रखी। प्रोफेसर बलाज मलिक ने कॉफी का कप उठाकर एक घूंट लिया और अपनी मुस्कुराहट अपने होठों तले दबाई। मीना को शर्मिंदा देखकर उनके अंदर न जाने कौन सी हिस्स को तस्कीन मिल रही थी। ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपको एहसास है, लेकिन अगर ये दोबारा हुआ तो फिर असाइनमेंट के साथ साथ आपकी कारकर्दगी के भी नंबर मैं काट दूंगा। प्रोफेसर बलाज मलिक ने उस पर बिजली गिराई। सिर्फ प्लीज ऐसा ना करें। वो तरफ उठी। मेरे वैसे ही नंबर कम है, उसने हाथ उठाकर कहा।
तो वहां रखा कॉफी का मग उसके हाथ पर उलट गया और उसके मुंह से एक चीख निकली। गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिरी तो प्रोफेसर बलाज मलिक भी घबरा गए और उन्होंने पास रखा टिश्यू पेपर डिब्बे से निकाल कर उसके हाथ पर रखा। उन्होंने उसका हाथ थामा तो मिन्हा उन्हें देख कर रह गई। आपको ज्यादा चोट तो नहीं है? उसका हाथ थामे मुआयना करने लगा। आपकी तो पूरी स्किन जल गई है, रेड हो गई है। उन्होंने अपनी बोतल से पानी निकाल कर उसके हाथ पर डाला तो मिन्हा ने अपना हाथ खींच लिया और थोड़ी दूर हो गई। इट्स ओके सर। मलाज मलिक को एहसास हुआ कि वो उसके बेहद नजदीक आ चुका है। वो 2 कदम पीछे हटा। असाइनमेंट कहाँ है आपकी? बात बदलने के लिए वो एक बार फिर से कुर्सी पर बैठ गए। ये रहा सर, मैंने पूरी रात जाग कर असाइनमेंट बनाया है। मिला ने जल्दी से बैग से कॉपी निकाल कर उसे थमाई। बिलास ने कॉपी खोली और 2-3 सफ़े उलट पुलट करके तंकीदी निगाहों से मिला को देखा। क्या ये वाकई आपने बनाया? मिला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जी जी सर। उसे सही मानों में अंदाजा हुआ कि उसके पसीने छूट रहे हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा है। बलाज ने सतासी अंदाज में देखा। सर आप मजाक तो नहीं कर रहे? उससे फौरन से पूछा तो बलाज मलिक हंस पड़ा और उससे पहली बार प्रोफेसर बलाज मलिक को इतनी क्लासों के दरमियान हंसते हुए देखा था। मैं भला क्यों मजाक करूंगा? बहुत अच्छा है, मेहनत की है आपने, नजर आ रहा है। सर आपने तो मुझे डरा ही दिया था, जैसे कल डराया था। आपको पता है मैं पूरी रात सो ही न सके। मीना ने अपनी साइमन की फाइल सीने से लगाकर पुरजोश से लहजे में कहा तो प्रोफेसर बालाज की निगाहें उस पर ठहर सी गई। अच्छा है ना, कभी कभी डरना भी जरूरी होता है। वैसे आप बड़ी सहमी सहमी सी लग रही है। अच्छी लगती है ऐसे संजीदा खामोश, ऐसा लगता है कि पुरसुकून सा चांद। प्रोफेसर बालाज मलिक अपनी रवानी में कुछ ज्यादा ही बोल गए। उन्होंने अपनी जुबान दांतों तले दबा ली और दोबारा से फाइल में मसरूफ दिखाई देने की एक्टिंग करने लगे। सर मैं जाऊं? बिना कोई एहसास हुआ कि सर ने उसे चांद से तशबीह दे डाली है। उसका दिल जोर से धड़क कर सिमट गया। जी जी आप जाइए। मीना फौरन से उठकर बाहर की तरफ दौड़ी तो रीमा से उसकी बुरी तरह टक्कर हो गई, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम वजीफे कर रही थी कि सर तुम्हें डांटे ना, और अब इतना मुस्कुरा रही हो। क्या बताऊं यार, सर ने मुझे असाइनमेंट में फुल नंबर दिए और यहाँ तक कि मुझे चांद भी कहा। मुझे तो लग रहा है कि आज मैं बेहोश हो जाऊंगी। उसने बेहोश होने की एक्टिंग की तो रीमा ने उसे थाम कर कमर पर एक मुक्का जड़ा। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग के स्क्रू और पेज ढीले पड़ गए हैं सर, और तुम्हें चांद कहेंगे? शक्ल देखिए अपनी। मीना ने उसे घूर कर देखा। चलो मैं झल बुनकर काली होती जा रही हूँ, हर वक्त जलती रहती है। सर ने कहा है मुझे चांद। तो ये बात है कि तुम्हारा सर दिल पर और सर का दिल तुम पर तो नहीं आ गया? अब की बात। मीना ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और उसके कानों पर चुटकी काटी कि रीमा की चीख बुलंद हुई। रो दोनों उसी तरह एक दूसरे पर हथियारों से वार करते हुए वहां से लौट गए। बलाज मलिक ने उन दोनों को दूर से शीशे के उस पार से देखा और न जाने क्यों एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दिखा गई। पागल लड़की, उन्होंने जेर लब कहा और अपनी इस बात पर खुद भी हैरान हो गए। फिर सर झटक कर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए। आज उनका यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। वो आखिरी दिन दे पेपर देकर घर आकर सोने की तैयारी करने लगी। रीमा तो लंबी तान कर सोच रही थी। शाम के 4 बजे जब उसने देखा कि मौसम काफी खुशगवार हो रहा है तो अपनी वालदा से इजाजत लेकर उसने रीमा को जगाया था। चलना यार, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा दिन जाया कर रही हो तुम। उसने रीमा के ऊपर से चादर खींची तो रीमा ने उसके हाथ जोड़ दिए उसके आगे। माफ कर दो यार, इतने दिनों से जाग जाग कर पढ़ाई कर रही थी, अब तो सोने दो। मीना ने इसे गुस्से से देखा। इंतहाई बुड्ढी रूह हो तो जरूर तुम्हारा प्रोग्राम अवैस के साथ होगा। दफा हो जाओ, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। या नूर को कहती हूँ वो मेरे साथ जाएगी। आज तो मेरा पार्टी करने का दिन है, खूब घूमूंगी फिरूंगी और फिर मॉल में अच्छी खासी शॉपिंग करने के बाद वापस आ जाऊंगी। अम्मी ने मुझे कमेटी के पैसे दे दिए हैं। तो खुशी से झूम उठी और तैयारी करने लगी। उसने पिंक कलर का शलवार कमीज पहन रखा था और वाइट दुपट्टे को अपने सर पर जमा करके हल्का सा मेकअप किए, कानों में छोटे से टॉप्स पहने वो बहुत प्यारी लग रही था। नूर तो उसे देखकर बेसाख्ता खिल उठी। बहुत अच्छी लग रही है, नजर लग जाएगी आज तुम्हें। मीना ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और दोनों मॉल में चलिए, जहाँ काफी देर विंडो शॉपिंग करने के बाद उसने चंद चीजें खरीदी और अपनी शॉपिंग बैग लेकर
मॉल से फूड कोर्ट पे आ गई, जहाँ उसने अपने लिए बर्गर लिया और सेल्फ सर्विस करके उसके अपनी टेबल पर रखा था कि नूर एक काम से रेस्टोरेंट की तरफ गई थी। वो अपनी ड्रिंक लेना भूल गई थी। से दोबारा मुड़कर काउंटर से ड्रिंक लेकर वो वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके सेल्फ सर्विस में लाई गई प्लेट पर किसी शख्स ने हमला कर दिया था और बड़े इत्मीनान और सुकून से उसकी जगह पर बैठकर खा रहा था। उस शख्स की उसकी तरफ पुश्त थी। मिना की आंखें सुकड़ी। बदतमीज कहीं का, बदलिहाज इंसान। जरा बराबर भी इस इंसान को तमीज नहीं है कि किसी और की चीज नहीं खाते। वो जल्दी से ड्रिंक फेंक कर वहां आई और उसने उस इंसान को कॉलर से पकड़कर पीछे की तरफ किया, लेकिन शक्ल देखती अपनी जगह पत्थर की होगी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि बलाज मलिक था। उसे देखकर वो हैरत से अपनी आंखें फैलाई थी। क्या हो गया मिस मिना? ये हाय हेलो करने का कौन सा तरीका है? उसने बर्गर दोबारा प्लेट में वापस रखा और सवालिया निगाहों से उसकी जाने देखा। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मैं समझी कि आप, खैर सर मुझे ये कहना था कि जगह तो मेरी है और आप मेरा बर्गर खा रहे हैं। ये सुनना था कि बलाज ने एक झटके से उसकी तरफ देखा। क्या आप हमेशा की तरह आज भी अपना दिमाग घर रख कर आई हैं? मीना ने सुना तो जल भुन गई। एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं ठीक कह रही हूँ। आप मेरी बात जगह पर बैठकर मेरा बर्गर खा रहे हैं और भी कहते हैं मैं अपना दिमाग घर पर रखा हूँ। बलाज ने सर से पैर तक मिन्हा को देखा। मिस मिन्हा, ये मेरा ऑर्डर था, आपको कोई गलत फहमी हुई है? नहीं सर, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। ये कहकर उससे पीछे मुड़कर देखा तो नूर उसे अपना सर पीटती हुई नजर आई और इशारे से उसे अपने पास बुलाया। उस शर्म से पानी पानी हो गई। सिर्फ बलाज ने उसका बर्गर नहीं खाया था, बल्कि उसे शदीद किस्म की गलत फहमी हुई थी। आई एम रियली सॉरी सर, सॉरी, माफ कर दें, गलती हो गई। वो बेरबत से अल्फाजों में कहकर वापस पलट कर अपनी जगह पर बैठ गई और अपना मुंह छुपाने लगी। सत्यानाश हो मोए बर्गर का, उसकी वजह से मुझे कितनी सबकी का सामना करना पड़ा। नूर ने उसका मजाक उड़ाया। यार मैंने तो पीछे से मैं देख रही थी कि तुमने सर का कॉलर पकड़ लिया। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने रखकर एक चमाट तुम्हारे मुंह पर नहीं मारी, वरना तुम्हारा क्या होता? मीना ने ये सुना तो झरझरी सी ली। पता नहीं मेरा और सर का क्या कनेक्शन है, मुझे ये हर उल्टा काम होता है सामने सर होते हैं तो। और अब ये मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं? उसने बेदिली से बर्गर उठाया और खाने लगी। सरबलाज थोड़ी देर में वहां से निकल गए। तभी उसे उसकी वालदा का फोन आया। कहाँ हो बेटा? जल्दी घर आओ, बारिश हो रही है, जल्दी निकल आओ वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया, शॉपिंग बैग्स उठाया और नूर को लेने उसका भाई आ गया था। तुम अकेली जाओगी ना? नूर ने उससे पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। वो मॉल की लिफ्ट से नीचे आई और पार्किंग एरिया से निकलकर बाहर की तरफ खड़ी होकर कैब का इंतजार करने लगी। हल्की बारिश तेज बारिश में बदल गई और सही मानों में उसके औसान खाता हो गए। शॉपिंग बैग्स को थामे उसने अपना दुपट्टा सर पर जमा कर रखा था, जो बारिश की वजह से भीग कर उसके जिस्म से चिपक गया था। उसे शर्म सी महसूस हुई। वो जल्दी से एक शेल्टर के नीचे दोबारा आई ली और दोबारा कॉल मिलाने लगी, लेकिन सिग्नल गायब हो गए थे। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और शीशे नीचे हो तो बलात मलिक ने उसे देखकर पुकारा। मैंने, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पूरी बीके यहाँ, गाड़ी में आ जाइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मिनहा ने ये सुना तो उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। कहीं ये मुझे आवाज तो नहीं करने लगे? उसने लफी में सर लाया। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, इट्स ओके। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी तो गाड़ी उसके करीब लाया। जिद मत करें और डरे भी मत, मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। माना कि मैं आप में थोड़ा सा बचपना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपसे बदले लेने पर तुल जाऊं। ये मौसम बहुत खराब है और इस खराब मौसम में आपका अकेला जाना मुनासिब नहीं है। गाड़ी में आ जाइए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। बलास ने उसे यकीन दिलाया तो वो रोहासी हो गई और उसे जोरों का रोना आ रहा था। गाड़ी में बैठते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एसी बंद कर दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। बलास ने सुनकर एसी बंद कर दिया, लेकिन वो अभी तक नीले होंठों के साथ कपकपा रही थी। बारिश के ठंडे पानी ने उसका ये हश्र कर दिया था। आपको तो अच्छी खासी ठंड लगे है। ये कहकर उसने फौरन से अपनी जैकेट उतारी और उसकी तरफ बढ़ाई। ये पहन लीजिए। मीना ने नफी में सर हिलाया। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। वालाज ने घूर कर उसे देखा तो उसने फौरन से उसके हाथ से जैकेट लेकर पहन ली और गाड़ी के शीशे से बाहर की तरफ देखने लगे। उसे डर भी लग रहा था और वो बलाज की एहसान मंद भी थी। आप ठीक है? उससे पूछा। जी।
वह हत्तर घबराई थी। अब घबरा क्यों रही है? नहीं तो, मैं तो ठीक हूँ। वो बहुत मुश्किल मुस्कुराई। गाड़ी उसके घर के पास आकर रुकी। वो दौड़कर अंदर चली गई। जैकेट उसी के पास रह गई थी। अंदर आकर उसने कपड़े चेंज किए और जैकेट को खिड़की के पास लटका दिया। वाओ, ये जैकेट कहाँ से आई? क्या तुमने खरीदी है? रीमा जो उसके लिए चाय लेकर आई थी, जैकेट उठाकर देखने लगी। ये ब्रांडेड है, मेरी इतनी औकात नहीं है, मन्हा ने खोए खोए लहजे में कहा था। तो फिर किसकी है? रीमा ने तफ्तीशी ऑफिसर बनते हुए पूछा। सरबलाज की है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? रीमा कमर कस पर हाथ रखते हुए उससे पूछ रही थी। उफ, उफ, ओ दिमाग की लस्सी बना दी है तुमने। मॉल में मिले थे, बारिश में भीग गई थी तो उन्होंने अपनी जैकेट दी, बस बात खत्म। रीमा ने मुस्कुराते उसे कोहनी मारी। वाओ, फुल फिल्मी सीन। हाँ, दफा हो जाओ तुम। वो तंग आकर वहां से उठ गई और रीमा की हंसी ने दूर तक उसका पीछा किया। भैया, आप आ गए? मैंने आपको बहुत याद की। निम्रा ने दौड़ते हुए बलाज के गले लगते हुए कहा। बलाज ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। मेरी गुड़िया कैसी है? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया। उसे 16 साल निम्रा से कहा। वही सुनकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई और बलाज हवेली के अंदर अपनी माँ और दादी से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। वो सब लोग रात का खाना खा चुके थे जब निम्रा दादू के कमरे में आए। दादू ने उसे इस वक्त देखा तो हैरान हुई। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसका चेहरा खिलखिला रहा था। हाँ बोलो बेटा। निम्रा का जोश देखकर उन्होंने फौरन से पूछा। दादू, बात यह है कि आपके इकलौते पोते को बलाखिर कोई लड़की पसंद आएगी। ये सुनकर दादू का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। क्या कह रही हो, लड़की? दादू की बात पर उसने जेब से एक डिबिया निकाली और इसमें से एक लॉकेट उनकी तरफ बढ़ाया। ये मुझे उनकी गाड़ी में गिरा हुआ मिला। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने उठा लिया है। पता चले तो शायद गुस्सा हो जाए। लेकिन दादू की नजर निम्रा पर नहीं थी, बल्कि उस लॉकेट पर अटक गई थी जो उसके हाथ में झूल रहा था। दादू ने निम्रा के हाथ से लॉकेट ले लिया। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दादू? भाई भी आखिर इंसान है ना, उनको भी तो दिल चाहता है। दादू ने अपनी छड़ी उसके सर पर दे मारी। भाई की हमायती जाकर सो जा। अच्छा किया तूने मुझे बताया। अब मैं तेरे भाई से सुबह बात करूंगी। उन्होंने मुस्कुराकर उसे कमरे में भगाया था। अगले दिन वो बलाज के कमरे में पहुंच गई। अरे दादू, मुझे याद कर लिया होता। आप क्यों जहमत की आपने? वो एहतरामन उनके बेड पर बैठ गया। ये किसका है? बगैर दादू ने बगैर लगी लिपटी के उससे पूछा था। वो एकदम से हैरान हो गया। पता नहीं दादू, मुझे नहीं मालूम। ये आपको कहाँ से मिला? उसने वो लॉकेट दादू के हाथ पर रखा और गौर से देखा और लालमी का इजहार किया। तो दादू हंसने लगी। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारी गाड़ी से निमरा को मिला, उसने मुझे दिया। कह रही थी कि लगता है भाई किसी लड़की को पसंद करने लगे। तभी उसका लॉकेट भाई की गाड़ी में मौजूद था। दादू ने तफसील बताई तो उसका माथा झटका। उस दिन मन्हा उसकी गाड़ी में बैठी थी और इसके बाद वो अगले ही दिन हवेली के लिए रवाना हो गया था। बताओ तो क्या नाम है उसका? अगर मुनासिब लगा तो तुम्हारी बात चलाऊंगी। दादू ने मुस्कुराहट छुपाकर उससे पूछा। तो उसने नफी में सलाह है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकता? मैं तो अपनी बिछड़ी मंगेतर की तलाश में हूं ना। दादू ने आगे बढ़कर उसका माथा छुआ। मैं तुम्हें एक राज की बात बता। इस लॉकेट को गौर से देखो। ये हमारा खानदानी लॉकेट है। ये मैंने निमरा, मरजान और अदीला की पैदाइश के वक्त बनाया था। और तुम्हें मालूम है, एक और भी बनाया था तो मैंने साइमा के हवाले कर दिया था कि वो अपनी बेटी के गले में डालते। बलाश ने समझने की कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं सका। क्या मतलब दादू? मैं समझा नहीं। सीधी सी बात है, तुमने अपनी खोई हुई मंगेतर को ढूंढ निकाला है। ये साइमा की बेटी का लॉकेट होगा, क्योंकि ऐसा लॉकेट सबके गले में है। मैं अभी निम्रा को बुलाती हूँ। तुम देखो, उसने भी ये लॉकेट पहना हुआ है। ये लॉकेट मैंने ही अपनी तमाम पोतियों के लिए बनवाया था। और फिर साइमा तो अपनी बेटी को लेकर दूर चले गई और कभी हमसे मिलने दोबारा ना आई। मुझे 100% यकीन है कि ये उसी का लॉकेट होगा। बलाज हंस पड़ा। दादू, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला इस जैसे लॉकेट की और बहुत से डिजाइन होंगे ना, जरूरी थोड़ी है जो आपने बनवाया वही हो। दादू हंस पड़ी। नहीं मेरी जान, ये लॉकेट का डिजाइन हमारे खानदान के सनान ने बनाया था और इसके अलावा और कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसका इंतकाल हो गया था बहुत पहले ही, कोई 10 बरस कबल। बलाज ने उनकी बात गौर से सुन सुन और दिल से अब धड़क रहा था उसका। बना क्या
मिना है वो लड़की? वो सोच में पड़ गया। दादू ने इसे सोच में पड़ता देखकर फिर से पूछा, तुम्हें तुम्हारे रब ने तुम्हें बचपन की मांग के मुझसे मिलवाया है, अब तुम हमें कब मिलवाओगे? दादू की बात सुनकर बलात जैसी गहरी सोच से जगा। वो उसको कभी भूल नहीं सका था। उसे कैसे भूल सकता था? उसकी यादों में थी। वो इसके लिए तड़पता था और अब अगर उससे वो लड़की मिना हुई तो इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं सोच पाया था। मैं देखता हूँ, उसने खोए खोए लहजे में कहा। तो दादू उसके पास थोड़ी देर और बैठी, फिर वापस लौट गए। उसके पास मिना का कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं था। उसने फौरन से सर फरहान को कॉल मिलाई जो यूनि में स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट्स रखते थे। सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी है। जी सर, मुझे एक स्टूडेंट की मुतल्लिक मालूमात निकलवानी है। हाल में वो यूनिवर्सिटी से फारिग हुई है। मिस मिन्हा नाम है उनका। मुझे उनका फादर का नाम मालूम करना है। 1 मिनट सर। वो कमरे से इधर से उधर टहलने लगा। उसके उसका उसका दोबारा होंठ खुशक होने लगे। उसके मोबाइल पर दोबारा फोन आया। जी सर, मिन्हा अब्बास मलिक नाम है उनका। वो जहाँ था वही खड़ा रह गया। और वो यतीम है, यानी उसके फादर की डेथ हो गई है। वो वही सोफे पर बैठता है। दादू, आपका शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। मिन्हा ही है वो। हल्की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने अपने हाथ में पकड़ा लॉकेट देखा और अपनी जेब में डाला। तो मैडम अपनी जिंदगी में अपनी जुबान और अपने कारनामों के जौहर दिखाएगी, वो भी मेरे साथ। वो हंस पड़ा और उसे दादू को ये खबर भी तो सुनाना थी। दादू, आपका शक सही निकला और वो मिला ही है, अब्बास चाचा की बेटी। तो फिर देर किस बात की है, कल ही चलते हैं उसके घर पे। और यूं वह आज अपनी अम्मी और दादू के हमरा मिन्हा के घर पहुंच गया। बेल की आवाज पर साइमा खातून हैरान हो। मिन्हा की तबीयत खराब थी, वो सो रही थी। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने अपनी सास को देखकर चंद लम्हे वही ठहर गए। कैसी हो साइमा? ये सुनते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। शोर के बगैर कैसी हो सकते हो? जहाँ दादू की आंखों में आंसू है वहां बलाज भी उदास होने लगा। अंदर नहीं बुलाओगी? दादू ने साइमा खातून से कहा तो उन्होंने जगह छोड़ दी और वो दोनों अंदर दाखिल हुए। काफी देर तक इसी तरह जज्बाती गुफ्तगू होती रही। फिर जब साइमा को पता चला कि उनके शोहर इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके रोने ने बलाज और दादी को भी रोने पर मजबूर कर दिया। आवाज सुनकर वो बाहर आई। उसे लगा वो वापस अवैस और रीमा है और अपनी आंखों को मसलती बलाज के बराबर में आकर बैठ गई। दादू ने अपनी पोती को देखा लेकिन बलाज ने उन्हें रोक दिया। दादू इसे सरप्राइज देते हैं लेकिन वो खुद सरप्राइज हो गए जब मीना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, रीमा क्यों रो रही हो? तुम्हारी आवाज मर्दाना क्यों हो गई है? इतनी गहरी नींद में थी कि उसकी आंखें खुलने से इनकारी थी और वो जमाई ले रही थी। जमाई लेने के बाद जब उसने अपनी आंखों को खोलने के काबिल किया तो जहां साइमा खातून शर्मिंदा थी वहीं मिनाह का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। सर आप? वो फौरन से उल्टे कदमों दौड़ी थी और अपने कमरे में आकर बंद हो गई। पीछे दादू और बलाज के कहके ने उसका इस्तकबाल किया। जब तक वो वहां पर बैठे रहे वो दोबारा बाहर ना आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बार बार एक ही बात सोच रही थी कि भला सर अपनी दादों के साथ यहाँ क्यों आए हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे इत्मीनान हुआ कि वो लोग चले गए तो फिर वो बाहर आई जहाँ रीमा बैठी उसकी अम्मी से गप्पे लगा रहे थे। क्यों बीगी बिल्ली अंदर क्यों भाग गई? तुम तो बहुत दबंग बनती थी ना, और ये तो वैसे भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। रीमा ने उसके कंधे पर हाथ मारा तो उसने इसे घूर कर देखा। तुम अपनी जुबान बंद रखो और अपनी शादी की तैयारी करो। अवैस भाई भी तैयार है, दफा हो यहाँ से। तो हमारे जहन और दिल को सुकून मिले। रीमा ने हंसते हुए उसे देखा। दफा होने की तैयारी तुम भी कर लो क्योंकि तुम भी यहाँ से रुखसत हो रही हो। सर ने तुम्हारा रिश्ता भेजा है। ये सुनना था कि मिन्हाज थक से रह गए। उसने साकित निगाहों से पहले रीवा और फिर अपनी माँ को देखा। वो एकदम से खड़ी हो गई और इसे नफी में सर लाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे हिटलर इंसान के साथ मैं कैसे सारी जिंदगी गुजारूंगी? शादी के बाद भी मुझे पढ़ाएंगे, अपने प्रोफेसर ही झाड़ेंगे। नहीं, मेरी तरफ से साफ इनकार है। आप मना कर दीजिए। रीमा ने हैरत से सामा पप्पू को देखा। मिन्हाज दौड़कर अपने कमरे में गई और रोने लगी। मेरी मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरी ख्वाहिशात हैं। क्या मेरी जिंदगी में एक प्रोफेसर ही रह गए जिससे अपना माथा पीटती हुआ? शाम तक उसने कई बार अपनी माँ को ये कहा कि ये शादी नहीं करेगी और अगर किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो अपनी जान दे देगी। साइमा खातून के लिए अब ये एक नया इम्तिहान था। मिन्हा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सर इतने अच्छे हैं और तुम्हें तो अपनी जैकेट तक दी थी उन्होंने अपनी।
तुमने संभाल के रखी हुई है, फिर भी तुम। रीमा के कहने पर उसका मौकफ ना बदला और उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं सर बिलात से शादी नहीं करूंगी। उस रोज रात को सायमा खातून अपने जानने वाले के घर शादी पर गई हुई थी। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने बलाज खड़ा सीने पर बाजू लपेटे उसे देख रहा था। सर, आप यहाँ? वो अपनी जगह पर साकित हो गए। हाँ मैं। बलाज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक झटके से खींचकर खुद के नजदीक किया। इससे पहले कि मिनाहा चीखती, उसके मुंह पर हाथ रख के। मिनाहा की आंखें हैरत से फैल सी गई। क्यों इनकार कर रही हो इस रिश्ते से? मिनाहा ने सुनकर जोर से उसके हाथ में चुटकी काटी तो वो दर्द से बिलबिला उठा। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है ना, मैं जो चाहे फैसला करूं। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। वो गुस्से से दहाड़ी थी। बलात् चंद कदम आगे आया तो मिनाहा दीवार से जा लगी और बुरी तरह कांपने लगी। बलाज हंस रहा था। तो मोहतरमा, ये आपका आखिरी फैसला है? उसने अपना हाथ दीवार से हटा दिया तो मीना ने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लिए। जी, ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर ठीक है, हम दोनों का साथ शायद यही तक का था और अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। बलाज के इस जुमले ने न जाने क्यों मिनाहा के दिल में छेद कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। वो वहीं से वापस लौट गया। उसने फौरन से दौड़कर दरवाजा बंद किया और बुखार में वो मुब्तला हो गई और बुखार बीमार पड़ गई। अरे तुम्हें क्या हो गया है? पहले बलाज के रिश्ते से इनकार कर रही थी, अब जब से ये सुना है कि उसकी शादी होने वाली है, उसने अपना कार्ड भेजा तो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे लैला मुजरिम को किसी ने अलग कर दिया हो। मीना ने खून ख्वार निगाहों से उसे देखा। तुम अपनी और अवैस की फिक्र करो, मेरी और बलाज की नहीं। रीमा ने बुरे बुरे मुंह बनाते हुए मेहंदी वाली को अपनी मेहंदी पर फोकस रखने को कहा था। और यूं रीमा की बारात वाले दिन इंतहाई उदास उदास सी तैयार हो, बहुत प्यारी लग रही थी। उसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जिस पर सुनहरी रंग से काम हुआ था और उस पर सुनहरी दुपट्टा उसकी हसीन हुस्न पर चार चांद लगा रहा था। उसके चेहरे की सोगवारियत ने उसके हुस्न में मजीद इजाफा किया। ये हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी दूर क्यों शादी हो रही है? अवैस भाई का घर तो इधर है ना? वो गाड़ी में बैठे बैठे थक गई तो अपनी माँ से सवाल किया। जवाब रीमा की तरफ से आया। उल्लू की पट्टी, अवैस और बलाज भाई दोस्त है, ये बात मुझे आज पता चली है। अवैस ने बलाज के फार्म हाउस में ये निकाह की तकरीब रखी है। रीमा ने उसके कान में सरगोशी की तो वो धक से रह गई। यानी वहां बलाज भी होंगे? ये सुनकर न जाने क्यों उसके दिल को एक राहत सी महसूस हुई। बलाज ही होगा ना यार, अपनी शादी पर अवैस और बलाज की शादी साथ हो रही है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो। कार्ड पड़ा भी था या नहीं? रीमा ने तो जैसे उसके दिल के कई टुकड़े कर डाले और उसने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा, जो अब एक बार फिर से अपने मेकअप की फिक्र में लग चुकी थी। 2 घंटे के सफर के बाद गाड़ी बलाज के फार्म हाउस के पास रुकी तो वो धड़कते हुए दिल से गाड़ी से उतरकर बाहर निकल आई। उसकी वालिदा ने उसे सर से दुपट्टा लेने की इजाजत दी और हदायत दी और इस बार वो इनसे बिल्कुल भी ना लड़ी और अपने उदास दिल को अंदर घसीट कर ले जाने लगी, जो एक एक कदम उठाने से इनकारी था। उसका एक एक कदम मन मन भारी हो रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों चैन नहीं पड़ रहा। अगर बारात की शादी है तो भले होती रहे, मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? उसने रेस्टरूम में लगे आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। उसकी आंखों से बकायदा आंसू गिर रहे थे। निकाह का शोर मचा तो वो स्टेज पर आई। बारात दुल्हन बना उसे घूर घूर कर देखने लगा। मैं मसरूफ था, बदतमीज कहीं का। आज भी मुझे घूर रहा है। अपनी दुल्हन को घूरे ना। तब से उसे एहसास हुआ कि बलाज की दुल्हन तो वहां थी ही नहीं। बलाज की दुल्हन कहाँ है? उसने रीमा के कान में सरगोशी की। तभी वो दादू आगे आई। उन्होंने उसे हाथ से पकड़कर बलाज के बराबर में बिठा दिया। ये क्या हो रहा है अम्मी? उसने हैरत ज़दा निगाहों से अपनी माँ से पूछा। वो एकदम से रुहान सी हो गई। बलाज की दुल्हन तुम ही हो। रीमा और अवैस ने बुलंद आवाज में कहा तो उसकी 14 तब रोशन हो गए। वहां और मेहमानों की मौजूदगी के ख्याल से वो चुप रही। आपको क्या लगा कजन और बिछड़ी हुई मंगेतर साहिबा में आप वैसे साहिबा आपको मैं पीछे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बलाज की भारी गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजी तो उसके दिल के तार बज उठे और उसने अपना सर झुका लिया। इट्स ओके, प्रैंक। उसके तमाम कजन इकट्ठे होकर बलाखिर बुलंद आवाज में एक साथ कहने लगे तो वो जैसे होश में आई। क्या ये एक प्रैंक था?
और मुझे लगा मुझे पता ही ना चला। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा तो बलाज हंस पड़ा। और फिर बलाज मलिक ने अपनी कजन मिन्हा अब्बास मलिक, जो कि इसके बिछड़े हुए उनके तर की मंगेतर थी, जब उसे अपनी यूनिवर्सिटी के जरिए दोबारा मिल गई, आज वो उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने कमरे में लेकर जा रहा था। अब तो आपको कोई इतराज नहीं है ना? वैसे आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको मेरी किसी और से शादी पर एतराज नहीं था, खुद से शादी पर था। मिनहा की पारी पलकें हो रही थी। उसने अपनी बारी पलकों का जालर गिराया तो बलात उसके इस तरह कंफ्यूज होने पर हंस पड़ा। वो फार्म हाउस के एक इंतहाई खूबसूरत से कमरे में पहुंचा दी गई थी, जहाँ फूलों फूलों फूल जा बजा बिखरे हुए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तन्हाई में बलात से मिलने का सोच सोचकर उसका दिल कुचलकर जैसे हलक में आने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। कदमों की बारी चाप सुनकर वो अपने आप में सिमट गई। उसे बेड पर किसी के बैठने का अंदाजा हुआ। उसने निगाहें उठाकर देखा तो बलाज पुरशोक निगाहों से उसे घूर रहा था। अब आप इस तरह घूरेंगे मुझे तो कैसे चलेगा? मिन्हा ने बात में पहल की तो बलाज ने उसका घूंघट उलट दिया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन बिल्कुल खामोश होती है ना तब। उसने आंखें सुकेड़ कर बलाज को देखा और उसके कंधे पर एक मुक्का मारा। हद है, गुस्ताख लड़की, शर्म नहीं आती अपने शौहर और प्रोफेसर पर हाथ उठाते हुए? वो मसनूई खपकी से कहने लगा तो मिन्हा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। तभी बलाज ने अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरा और अपने दहकते लब उसके माथे पर रख दिए। पता ही नहीं चला कब चुलबुली और शरारती सी मिन्हा मुझे अपनी जिंदगी में जरूरी महसूस होने लगी। तुमसे मोहब्बत इस वक्त हुई जब तुम गाड़ी के शीशे में लिपस्टिक से अपना नाम लिख चुकी थी। मुझे क्या पता था कि ये कुदरत की तरफ से इशारा है कि मेरी बिछड़ी हुई मंगेतर मेरी मलकियत पर अपनी मलकियत जार रही है। बलाज की बात पर मिन्हा का कहका बुलंद हुआ। और मुझे आपसे मोहब्बत उस वक्त हुई जब मेरा हाथ जल गया था और आपने मेरा हाथ थाम कर उस पर फूंक मारकर मेरा दर्द दूर करने की कोशिश की थी। मिन्हा की जुबान भी अब कैंची की तरह चलने लगी। तो बलाज ने उससे हंसते हुए देखा और अपनी बाहें फैलाई तो मिन्हा पहले तो झिझकी, लेकिन फिर बलाज के आगे बढ़ने पर उसके सीने से सर टिकाकर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगी। दादू ने बर वक्त उसे पहचान लिया था और अगर ना पहचानती तो शायद वो सारी जिंदगी न मिल पाते, क्योंकि उन दोनों के दिल में पनपती हुई मोहब्बत से ये दोनों ही अनजान थे। फिर दादू ने अपनी पोती को पहचान कर बलाज को उम्र बल के रोग से बचा लिया था। और मिन्हा भी अगर वक्त पर अपने दिल की आवाज ना सुनती और बलाज के लिए हामी निकाह के लिए ना बढ़ती तो ये मोहब्बत अधूरी रह जाती। लेकिन जो मोहब्बत दोनों के दिलों में पनप रही थी वो कभी अधूरी नहीं रह सकती। मिन्हा और बलाज एक दूसरे की जात में मगन, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले माजी की बातों में मसरूफ थे और उनका हाल बहुत रोशन और खूबसूरत था। खुशियां खुशियां उनकी मुंतजिर थी और वो दोनों अपनी झोली फैलाए खुशियों को अपने दामन में समेटने के लिए बेकरार थे।